नमस्कार दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम दूसरी क्लास में प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। लगभग 4 वीडियो में हम प्राचीन इतिहास को पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था, जो कि 30वीं शताब्दी में कराया गया था। कब करवाया गया था? 30वीं शताब्दी में करवाया गया था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, यह आपको याद रखना है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1989 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। बौद्ध धर्म व उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा भी की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में संस्कृत विषय का अध्ययन किया। वहीं रहकर उसने। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसको बसादिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसादिश। जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। बसादिश जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थल या पूजा का स्थान होता था। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिश जैन धर्म में हुए तीर्थकरों के मंदिर होते थे। जो जैन धर्म में तीर्थकर होते थे, उनके जो मंदिर होते हैं उसको हम बसादिश कहते थे। ये पूजा का स्थान भी होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है इसमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है, बिंबिसार गुप्त वंश से संबंधित है, राजा चोल से, कनिष्क कुषाण से। तो इसमें गलत हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार गलत ऑप्शन है इसमें, कि बिंबिसार जो है वे भी मौर्य वंश से संबंधित है। सॉरी, हर्यक वंश है। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश है और राजा का संबंध चोल वंश है। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश है। ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक चली? तो भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक चली। ये आपको याद रखना है। भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से? नंबर 1 है पूर्व वैदिक काल, जिसकी अवधि जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक है।
दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। तो कितने थे? 16 महाजनपद। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ। कब हुआ? 6ठी शताब्दी के दौरान। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपद के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय जो है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्नलिखित है। कौन कौन से? अंग, मगध, काशी, बज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, अस्मक। जो सबसे दक्षिणी है, दक्षिण में स्थित कौन सा है? अस्मक। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो वह स्थल कौन सा था जहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ? तो वह स्थल था वैशाली। कौन सा स्थल था? वैशाली। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, या इनको 24वें तीर्थकर के नाम से 24वें तीर्थकर के बारे में भी जाने जाते हैं। ये महावीर स्वामी की मृत्यु वर्ष 468 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई? पावापुरी में हुई, जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है पावापुरी? बिहार में स्थित है, या पहले पावापुरी बिहार को ही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पनाहों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। किसने दिया है? नागसेन ने। मिलिंद पनाहों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, मिलिंद पनाहों एक बौद्ध ग्रंथ है जो किस भाषा में लिखा हुआ है? पाली भाषा में। इसमें मिलिंद तथा नागसेन, मिलिंद और नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप वर्णित है। किस पर? पूछ सकता है किस मत पर वार्तालाप हुई थी? तो वो हुई थी बौद्ध मत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो दूसरा तमिल संगम काप्तपुरम में हुआ। कहाँ पर हुआ? काप्तपुरम। इसकी व्याख्या देखेंगे प्रश्न की। दूसरा तमिल संगम काप्तपुरम में हुआ। प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए। कौन कौन से थे? इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। अगला पॉइंट है इसमें, पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर हुआ। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35वां, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो फाहियान का देश बताना है। फाहियान कहाँ का रहने वाला था? फाहियान चीन का रहने वाला था। ये चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध चीन देश से है। फाहियान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान 6 वर्षों तक यहीं रहा था।
फाहियान बौद्ध धर्म तथा उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। फाहियान जो भारत आया था वो बौद्ध धर्म और उनके ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत में आया था। इसका बेसिक उद्देश्य यही था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसके व्याख्या के बारे में जानेंगे। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, यह हमने पहले ही पढ़ लिया है, जो कि लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी था या सेवक था। चन्ना जो था गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी और सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो जैन अवस्था पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। किससे संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबल है, ये आपको याद रखना है। सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, सिख धर्म से संबंधित। और इस्लाम धर्म से संबंधित है कुरान। ये तो आपको सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पार्श्व नाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अग्रसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर बने? तो ये आपको बताना है, कौन से जैन तीर्थकर बने? 23वें जैन तीर्थकर बने। इनके बाद महावीर स्वामी तीर्थकर बने, जो कि 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव है, ये आपको याद रखना है। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ है, ये भी आपको याद रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी है। 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? आदित्य पर्याय सुत्त। किस रूप में जाना जाता है? आदित्य पर्याय सुत्त। इसके व्याख्या के बारे में देखेंगे। गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय सुत्त उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में भी जाना जाता है। उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। दुखों से मुक्ति का उपाय बताया है इस ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्धचरित महाकाव्य जो लिखा था वो लिखा था अश्वघोष ने। किसने लिखा था? अश्वघोष ने। बुद्धचरित महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। बुद्धचरित अश्वघोष जो थे वह कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। किसके दरबार में? कनिष्क के। अश्वघोष ने सौंदरानंद काव्यम की भी रचना की थी। किसकी रचना की थी? सौंदरानंद काव्यम की रचना अश्वघोष ने की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। अगर आपसे पूछ ले कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन थे। नागार्जुन जो थे वे कनिष्क के समकालीन थे। और इसमें अगला फैक्ट देखेंगे, माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 41वां, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबंधित है? वो है तोल्काप्पियम। कौन सा ग्रंथ है? तोल्काप्पियम।
तोल्काप्पियम। इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। संगम साहित्य का तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। अगला है मणिमेगलई या मणिमेखलई भी बोलते हैं इसको। यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार ने की थी। किसने की थी? चितलाई चतनार ने इसकी रचना की थी। शिल्पाधिकारम, यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। आपसे पूछे तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो है शिल्पाधिकारम या शिल्पाधिकारम। इसकी जो रचना की थी इलांगो आदिगल ने की थी। किसने की थी? इलांगो आदिगल ने इसकी रचना की। क्या नाम है? इलांगो आदिगल। अगला देखेंगे जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुतक्कदेवर ने की थी। किसने की थी? तिरुतक्कदेवर ने। जीवन चिंतामणि की जो रचना की थी वो जैन मुनि तिरुतक्कदेवर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्पशास्त्र प्रश्न से ही पता चल रहा है, ऑप्शन से। इसमें फैक्ट देखेंगे, वैदिक ग्रंथ शिल्पशास्त्र शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्पशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। गंधर्व वेद के बारे में जानेंगे। यह 4 उपवेदों में से एक है। अन्य 3 उपवेद है धनुर्वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद और एक है गंधर्व वेद। इन 4 वेदों से अलग माना जाता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। शासनकाल पूछ सकता है तो किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा फैक्ट है इसका, दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वर्ष 512 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है? तो बताइए कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? तो वो है महाभारत। ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। ऋषि वेदव्यास द्वारा महाभारत महाकाव्य लिखा गया है। और रामायण जो लिखी गई है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। शिल्पाधिकारम ये मैंने आपको बता दिया है, इलांगो आदिगल द्वारा लिखित है महाकाव्य। और जीवक चिंतामणि ये तिरुतक्कदेवर के द्वारा लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो इनकी पुस्तक का विषय बताना है आपको। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसके बारे में जानेंगे। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, तभी इसका नाम अष्टाध्यायी है। कितने अध्याय है? 8। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? वो दंतीदुर्ग था। ये भी क्वेश्चन हमने शायद पढ़ लिया है। आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे।
राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग को दंतीदुर्ग प्रथम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंतीदुर्ग प्रथम भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा। तो 3 शताब्दियों तक इनका शासनकाल रहा। 6वीं से 13वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिण तथा मध्य भाग पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 47। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था। यह आपको याद रखना है, कौन था? बिंदुसार। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था और बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज सिंह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था ये आपको, तो सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ, जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शेष था वो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ शेष को ही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको अपनाया गया है। सिंह चतुर्भुज जो स्तंभ है उसका निर्माण लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो कनिष्क किस वंश के राजा थे? कुषाण वंश के। कनिष्क कुषाण। इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल फडफिसेस था। कुजुल कडफिसेस था। क्या था? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को खालिस्तान पैटर्न में रखा जाता था। तो किस पैटर्न में रखा जाता था? रेक्टेंगल ग्रिड। इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगल ग्रिड पैटर्न में रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है। इसमें अगला देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न में शहरों कस्बों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर। दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरी क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नए हो तो, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।